नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 1 बजे के बुलेटिन में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। वहीं कई राज्यों में चल रहे बुलडोजर के खिलाफ जमीयते उलेमाए हिंद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे ओपी राजभर की पार्टी आज लखनऊ में हार पर मंथन करने जा रही है। बरेली का बेटा एलओसी पर शहीद हो गया है, यह खबर भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन लखनऊ से एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, वो हम आपको बता देते हैं। अलग अलग विभागों के 100 दिनों के एजेंडे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा कर रहे हैं और आज समाज कल्याण विभाग की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण समेत सामाजिक क्षेत्र के लिए खाका तैयार किया जाएगा और बताया यह जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। अभ्युदय योजना जिला स्तर पर लागू की जाएगी। ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड को सक्रिय किया जाएगा। सामूहिक विवाह योजना की धनराशि अब 1 लाख की जाएगी। तो कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो होंगे। उससे पहले अलग अलग विभागों का प्रेजेंटेशन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे। पूरी तरह से वो एक्शन में है और इन विभागों में आने वाले समय में क्या योजनाएं लाई जाएंगी या किनका विस्तार किया जाएगा, उसके बारे में हमने आपको बताया। सुरक्षा का जो क्षेत्र है, इसके सभी विभाग अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे। इसमें सामाजिक कल्याण विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और जो हमारी संकल्प पत्र के संकल्प थे, जैसे कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसको 51,000 रुपये प्रति जोड़ा से बढ़ा करके 1 लाख किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन जो 1,000 प्रति माह थी, इसको 1,500 किया जाएगा। इन चीज़ों पे जो हमारे संकल्प पत्र में ही हैं उस पे प्रस्ताव है और उसके साथ साथ कई और नए काम हैं, जैसे कि एक ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए काम हो रहा है। कल उसकी पहली बोर्ड की बैठक भी है और ट्रांसजेंडर के आइडेंटिफिकेशन यानी चिन्हीकरण और उसके बाद में व्यक्तिगत रूप से कल्याण और सामूहिक रूप से कल्याण के लिए काम किया जाएगा। साथ साथ हम लोग और जो कोचिंग हमारी चल रही है बहुत सारी, और साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष एक अभ्युदय योजना के नाम से ऑनलाइन संभावनाओं को देखते हुए शुरुआत की थी। तो जो कोचिंग्स हैं उनको और अभ्युदय को मर्ज करते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें कि हाइब्रिड मॉडल ऑफ टीचिंग को यूज़ करें, अच्छे से अच्छे टीचर पढ़ाएं और असिस्टेंट टीचर्स फिर जनपदों में उसको रिवाइज कराएं, क्वेश्चन पेपर कराएं। और साथ साथ एक और बड़ी योजना इसमें हमारी रहेगी, जितने हमारे वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं अच्छे चल रहे हैं लेकिन उसको और अच्छा करना है, मेडिकल की सुविधाएं बढ़ाना है। और वृद्धाश्रम में कोई रह रहा है, ये कोई दुख की या तरस की बात नहीं होना चाहिए, एक हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए और आराम से लोगों को रहना चाहिए। इस पे हम लोग काम करेंगे और इस पर चर्चा के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रही हैं। अनामिका, 100 दिनों तक जिन विभागों का अलग अलग प्रेजेंटेशन देखा जाएगा कि किस विभाग में क्या होना है, 100 दिन के अंदर कौन से महत्वपूर्ण काम जो है वो किए जाने हैं। समाज कल्याण विभाग की एक बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। जिन योजनाओं को विस्तार देने की बात है या फिर कुछ नया या बड़ा शुरू करने जैसी बात है, तो समाज कल्याण विभाग पर खास फोकस नजर आ रहा है। कितना राजकीय कोष पर भार बढ़ेगा इन योजनाओं को जमीन पर उतारने में? देखिए, सोशल सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि जो सामाजिक क्षेत्र में जो लोग दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको समाज के अग्रिम स्तर तक लेकर के आया जाए और समाज कल्याण विभाग भी इसी में जुटा भी हुआ है। आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन है। मुख्यमंत्री के प्रेजेंटेशन के सामने के पहले विभाग की ओर से जो खाका तैयार किया गया है उसमें कुछ लोक संकल्प पत्र के वादे को भी शामिल किया गया है। जो वादे किए गए थे कि वृद्धा पेंशन योजना बढ़ाई जाएगी, जो सामूहिक विवाह योजना होती है जिसमें बेटियों को 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, उसको बढ़ा के अब 1 लाख किया जाएगा। तो ये तो बात रही लोक संकल्प पत्र के वादे की, लेकिन कुछ चीजें और नई लागू करने की बात की जा रही है, जिसमें एक योजना है ईडब्ल्यूएस वेलफेयर बोर्ड, जिसमें इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो है समाज का, उसके वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। उसके लिए बाकायदे बोर्ड का गठन होगा। ये बोर्ड ये तय करेगा और इसकी मॉनिटरिंग करेगा कि चाहे नौजवान हो, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हो, चाहे बुजुर्ग हो, वो आरक्षण के दायरे में कितना आ रहे हैं, उनको इसका लाभ कितना मिल पा रहा है भी कि नहीं मिल पा रहा है। तो एक चीज़ ये नई लागू की जाएगी। दूसरा, किन्नरों के लिए, किन्नर जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग नाम दिया जाएगा उनको। उनके लिए बाकायदे एक बोर्ड जो ऑलरेडी चल रहा है उसको ज़्यादा एक्टिव किया जाएगा।
जो किन्नर बुजुर्ग हो चुके हैं, जो कुछ काम नहीं कर पाते, उनके लिए गरिमा गृह बनाया जाएगा ताकि वो वहाँ पे बुजुर्ग होने के बाद भी आराम से रह सके सम्मान के साथ। तो सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए तमाम चीज़ें जो ऐसी हैं उसको लेके विभाग की ओर से आज एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री के सामने बाकायदे इसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करेंगे अपनी ओर से। इसके बाद जो 100 दिनों का एजेंडा है वो भी लागू किया जाएगा कि इन 100 दिनों में ये जो बिंदु है इस पर कहाँ पे कितना काम होना है। जैसा कि मैंने वृद्धा पेंशन योजना की बात की, तो जो कहा जा रहा है कि बढ़ाया जाएगा 1000 से 1500 कर दिया जाएगा, तो उसको आने वाले वित्तीय वर्ष में कैसे लागू किया जाए, कितना भार पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज इस पर विस्तार से प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे। इतना ही नहीं, एक एक करके सभी विभागों को आने वाले 100 दिन में क्या कामकाज होने हैं उसका प्रेजेंटेशन सीएम को देना है। जानकारी के लिए शुक्रिया अनामिका, आप नजर बनाए रखें। योगी सरकार राज्य में रोजगार का एक और बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रही है। सरकार अलीगढ़ में मिनी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र फर्रुखाबाद और तालकटोरा, लखनऊ में अवस्थापना सुधार कार्यक्रम शुरू होंगे। इससे उद्योगों को चलाने में सहूलियत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार ने इसे अपने 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि वेस्ट यूपी के युवाओं को रोजगार के लिए दिल्ली या दूसरे महानगरों में नहीं जाना होगा। उन्हें अपने घर के पास ही रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र का विकास भी होगा। उधर लखीमपुर हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा की जमानत को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने न्याय क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। तो एक बार फिर से जेल जाना होगा। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अभी तक जेल से बाहर थे आशीष मिश्रा, लेकिन अब एक बार फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल को कैंसिल कर दिया है। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, जिस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पीड़ितों को बिना सुने दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये न्याय को लेकर अतिक्रमण किया गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते का समय दिया है। 1 हफ्ते में उनको सरेंडर करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो फिलहाल जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर सकते हैं। वहीं पीड़ित पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि जो जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे वो बेंच इस पूरे मामलों को ना सुने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी जमानत अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। मैं माननीय न्यायपालिका के से बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने जो फैसला लेना चाहिए था बहुत ही सही फैसला लिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी वो दोषियों को सजा दिलवाने में पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ रहेंगे। उधर मेरठ में हॉरर किलिंग की वारदात सामने आई है। यहां पर बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाइयों ने घर में घुसकर बहनोई की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपनी ही बहन का गला भी रेत डाला। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया गया। घटना मेरठ के सरधना क्षेत्र के गढ़ी खटकान मोहल्ले की है, जहां जैकी उस पटवारी के घर में घुसकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी की गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की गई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 महीना पहले जैकी और आंचल ने शादी कर ली थी। सरधना के गढ़ी खटकान मोहल्ले में एक 25 वर्षीय युवक जिसका नाम जैकी और पटवारी है, उसकी हत्या की गई है। इसमें जो मृतक है इसने कुछ समय पहले परिवार एक लव मैरिज किया था। तो जो लड़की हैं उसके जो भाई हैं उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, असला बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को
तहरीर के आधार पर भी मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जाएगा। अग्रिम मैदानी कार्रवाई। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जहांगीरपुरी हिंसा मामले को लेकर। छूटे नहीं। इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट है स्पेशल सेल में, उसको ये जवाबदारी दी गई है जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस करके एविडेंसेस कलेक्ट करें और इस केस में जो भी लोग शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। इसमें मैं इस फोरम से आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डिटेल्ड होगा, थरो होगा, और चूँकि क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन की जवाबदारी दी गई है, उन्होंने करीब 14 टीम्स बनाई हैं जो हर एंगल से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टीम्स कल से ही कार्यरत हैं और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम प्रेस को ब्रीफ करेंगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वातावरण सुधरे नहीं। सोशल मीडिया एनालिसिस हमारे यहाँ हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण सुधरता नहीं है या बिगड़ता है, तो उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी जनता से अपील है कि अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं दें। अगर कोई फैक्ट्स या वेरीफाई करना है, कंट्रोल रूम को आप संपर्क कर सकते हैं या हमारे सीनियर अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं, जिनको ये सूचना है कि आपको सही जानकारी उपलब्ध कराएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ पुलिस ने पीस कमेटीज़ या अमन कमेटियाँ कहते हैं, उनकी भी मीटिंग्स की हैं और कोशिश हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो चंद खुराफाती लोग हैं उनकी वजह से आम नागरिक को मुश्किल नहीं हो। पीस कमेटी के माध्यम से भी शहर में खास करके सेंसिटिव एरियाज़ में शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पहले भी पीस कमेटी की मीटिंग्स हुई है, आज ये इंसिडेंट हुआ उसके पहले भी, और अभी भी होती रहेंगी, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इस तरह के इंसिडेंट्स में जो शरारती तत्व हैं वही भाग ज़्यादा लेते हैं। आम पब्लिक जो है उसका कोई इंटरेस्ट ऐसे इंसिडेंट्स में नहीं होता है। तो हर एक कम्युनिटी के लीडर्स को संगठित करके डिफरेंट एरियाज़ में ये पीस कमेटी की मीटिंग्स भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज हो सिचुएशन। CAPF के एडिशनल फोर्सेस मांग के हमने डिप्लॉय किए हैं। जहांगीरपुरी के अलावा भी शहर के जो दूसरे संवेदनशील विस्तार हैं वहाँ पे CAPF का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दिल्ली पुलिस का भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया गया है और जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उनको ये निर्देश है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है वो फील्ड में रहें और कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको इमीडिएटली और अप्रोप्रिएटली उसको हैंडल करें। थैंक यू। एक मिनट, अगर आपको सवाल पूछना है
एक एक करके पूछिए, मैं हर एक साथ बोलेंगे तो मेरी समझ में नहीं आएगी। आप आपस में ही तय कर लें कौन सवाल पूछेगा। सर, सोशल मीडिया पे काफी सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हीं को अरेस्ट कर रही है, जबकि हिंसा में दोनों पक्ष की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि एफआईआर पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। सर, सवाल ये है सर, कुछ ये भी आरोप लग रहे हैं कि या कहा जा रहा है कि इसकी प्लानिंग काफी पहले से की गई थी। क्या जांच में ऐसी बातें सामने आ रही है कि पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी? मैंने आपको बताया कि केस का इन्वेस्टिगेशन काफ़ी थरोली किया जाएगा। जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें जो आयोजक हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात हो रही है क्या? क्योंकि ऐसी बातें आ रही है कि कुछ लोग मस्जिद में जिन्होंने घुसने की कोशिश की उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ा। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन। Sir, one point. Was this a designated route for the yatra to go? Because what people were saying that the yatra took 2-3 rounds and that certainly provoked. The second point, there have been pictures on social media which is showing the relation of the prime accused with one of the political parties. What has been the Prime accused? Ansar का कोई political background. एक Ansar, who is said to be the prime accused who instigated the crowd, his pictures are viral which shows his affiliation with one political party. So, as an investigation said, this is so far, and was it a designated route, and why these people were allowed to go on the route twice? The designated route, which is a traditional route to say, was EE block, Jahangirpuri, A1 Motors Mangal Bazar Road, Mahinder Park via BJRM Hospital Road, K block, BC Market, Kaushal Chowk, G block, Mangal Bazar Road, Mahindra Park. Prior to this procession, 2 processions who had been given the permission had completed the procession peacefully. Just a second, let me complete it. Your second question was about the allegiance of a particular accused with a particular political party. We go by the evidence. We will take appropriate and effective legal action against anyone who is found involved in the incident, and our investigation is subject to the scrutiny of the court. So there is no discrimination. Sir, do you see any pattern among the forensic? Was there any anticipation of this kind of action? Because intelligence branch, like your intelligence branch, had also given some verbal. तो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। पूरे मामले की जांच जहांगीरपुरी में जो भी हिंसा हुई क्राइम ब्रांच करेगी। 8 पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। गड़बड़ी फैलाने वालों या फिर हिंसक पोस्ट या भड़काने वाली भाषा लिखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और लखनऊ से भी एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। एनसीआर से जुड़े हुए सभी जिलों में अब मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए सभी जिलों और लखनऊ में मास्क अनिवार्य हो गया है। कोविड के बढ़ते केसेस के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। अब दिल्ली एनसीआर और लखनऊ में मास्क अनिवार्य होगा। कोविड के बढ़ते केसेस के चलते ये फैसला सरकार ने लिया है। एनसीआर से जुड़े हुए जिलों में मास्क अनिवार्य किया गया है। अनामिका से इस पर अपडेट लेते हैं। अनामिका, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से एनसीआर में कुछ जो कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं उसका संज्ञान लिया सरकार की ओर से लिया गया है। और आज कोविड की बैठक में मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि एनसीआर के जो जनपद है और जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ, राजधानी लखनऊ, इन जनपदों में सार्वजनिक स्थानों पर अब मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा। और इसके लिए बाकायदे सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए, मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। और ये कहा गया है कि अब कोविड को लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है। लिहाजा जिन जनपदों में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ जो उसके आसपास के जिले हैं
हालांकि लखनऊ में अगर बात की जाए तो केसेस उस तरीके से बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर यह कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि एनसीआर के जनपदों के साथ साथ राजधानी लखनऊ में भी अब सार्वजनिक स्थानों पर यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अगर बगैर कोई मास्क लगाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही इसको लेकर जो इंस्ट्रक्शंस है उसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। तो कोविड को देखते हुए, बढ़ते केसेस को देखते हुए एहतियात के तौर पे मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश के बाद अब मास्क को अनिवार्य किया गया है कुछ जिलों में, जिसमें एनसीआर से लेकर राजधानी लखनऊ भी शामिल है। बिल्कुल, तो ये वो जिले हैं स्क्रीन पर जिनके नाम फ्लैश हो रहे हैं। इन जिलों में मास्क अनिवार्य हो गया है। सख्ती बढ़ाई है अब सरकार ने क्योंकि केसेस अचानक बढ़ने लगे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया नामिका आपका। बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, एनसीआर से जुड़े हुए जितने भी जिले हैं, हापुड़, मेरठ, इन सभी जगहों पर मास्क को अब जरूरी कर दिया गया है। बिना मास्क के कोई घर से बाहर निकलेगा तो उस पर पूर्व की तरह ही सख्ती की जाएगी। कोविड के बढ़ते केसेस के चलते यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। लखनऊ में भी मास्क अनिवार्य होगा। यूपी चुनावों में हार के बाद विपक्षी पार्टियों में मंथन का सिलसिला चल रहा है। ताजा मंथन किस पार्टी में हो रहा है इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। यूपी चुनाव में हार के बाद विपक्षी पार्टियों में मंथन का सिलसिला चल रहा है और आज सुभासपा हार की समीक्षा कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हार पर मंथन कर रहे हैं। इस बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारी शामिल हुए हैं और बताया जा रहा है कि आज सुभासपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी गठन कर लिया जाएगा। यह बैठक लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय में हो रही है और इसमें 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर भी मंथन होगा। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।